नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश की सबसे ज्यादा लोकप्रिय डिबेट आर पार। कृषि सुधार कानून के विरोध में आज राकेश टिकैत के संगठक ने भारत बंद का ऐलान किया था। नतीजा यह हुआ कि दिल्ली से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार तक आम लोग त्राहिमाम करने लगे। कई घंटों का जाम लग गया, लोग सड़कों पर बेहाल थे, लेकिन राकेश टिकैत ये बताने में जुटे थे कि उनका बंद पूरी तरह से सफल हो गया है। आम लोगों की तकलीफ इन्हें नहीं दिख रही थी। सड़कें जाम की गई, कई जगहों पर दुकानों को जबरदस्ती बंद करवा दिया गया, कई रूटों पर ट्रेन भी रोकी गई और जहां राकेश टिकैत के संगठन के लोग नहीं थे, वहां बीजेपी विरोधी पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया। पटना में आरजेडी गांधी मैदान में उतर गई, कई जगहों पर लेफ्ट पार्टियों ने मोर्चा संभाल लिया। यानी एक तरह से किसान आंदोलन और बीजेपी विरोधी पार्टियों का गठजोड़ बन गया। आम जनता सड़कों पर बंधक बन गई और यह सब उस कृषि कानून के नाम पर हुआ जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। और राकेश टिकैत तो पहले ही खुलकर कह चुके हैं कि वो बीजेपी को वोट की चोट पहुंचाएंगे हर हाल में। यानी सियासी एंगल भी खुलकर सामने देश और जनता के सामने है। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रश्न है, सबसे बड़ा सवाल है कि इस टकराव के बीच क्या किसी को भी आम लोगों की तकलीफ नहीं दिख रही है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। समाधान या टकराव, आज आर पार इसी पर। यमुनानगर, पटना, मेरठ, गुरुग्राम, डीएनडी फ्लाईवे, जाधवपुर, मुंबई अहमदाबाद हाईवे, राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि भारत बंद होगा। रद्द करो, रद्द करो। और देश में अलग अलग जगहों पर शहरों को बंधक बना लिया गया, सड़कें जाम की गई, ट्रेनों को रोका गया, कहीं प्रदर्शनकारी मोर्चे पर थे और जहां ये नहीं थे वहां बीजेपी विरोधी दलों ने कमान संभाल ली। आम जनता त्राही कर रही थी, लेकिन कुछ किसान संगठन और विपक्षी दल बंद को सफल बनाने में जुटे थे। किसी को परवाह नहीं थी कि इस पूरी खींचतान में सबसे ज्यादा देश का आम आदमी पिस रहा है। तो जाने दवाई तक लेने जाने नहीं दिया जा रहा है। जाम हो गया, अर्जेंट काम था, मुझे जाना था, लेकिन जाने नहीं दे रहा। लोग क्या कर सकते? सर परेशानी ही है, जनता का ही परेशानी है, और किसको परेशानी है? जो मिडिल क्लास है उसका परेशानी है। मैं रोजी रोटी बंद हो गई है, इससे हमारा क्या फायदा है जाम से? हम तो भूखे ही मरेंगे ना। बीते 10 महीने से दिल्ली के कुछ बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी कब्जा करके बैठे हैं। आम आदमी चुपचाप तकलीफ झेल रहा है, वो भी उस कृषि कानून के नाम पर जिसे देश की सबसे बड़ी अदालत ने होल्ड पर डाल दिया है। हमारा पूर्ण रूप से ठीक रहा। जो किसान है, इस विचारधारा के लोग हैं, वे पूर्ण रूप से इसमें उनका समर्थन था, उन्होंने पूरा समर्थन दिया और पूर्ण रूप से भारत बंद सफल रहा है। सरकार उनके द्वारा बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है और इससे पहले भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी अगर उन्हें लगता है कोई बात बची है तो जरूर सरकार बात करेगी। लेकिन विपक्ष को किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का मौका मिल गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषणकार सरकार को ये नहीं पसंद है, इसीलिए आज भारत बंद है। किसानों की साफ बात है, एमएसपी के लिए कानून लाइए और ये तीनों कानून वापस लीजिए, एक बार में सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि आंदोलन के नाम पर आम जनता को हो रही तकलीफ पर सबकी आंखें क्यों बंद है? और मुद्दा यह भी है कि आखिर इस टकराव के बीच सुलह का रास्ता कैसे निकलेगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, समाधान या टकराव। और अब विश्लेषण का वक्त है, आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। जनता को बंधक बनाती तस्वीरों वाला विश्लेषण देखिए। पहली तस्वीर जिसको मैं आपके समक्ष लेके आ रहा हूं, ये गुरुग्राम और दिल्ली बॉर्डर की है।
आप जाम की स्थिति देखिए, किस तरह से जाम लगा हुआ है। वाहनों की चेकिंग के चलते बॉर्डर पर लंबा जाम लग गया था। कई घंटे आम लोग सड़क पर फंसने पर मजबूर हो गए। इसमें एम्बुलेंस भी फंसी, इसमें जिन लोगों को जरूरी कहीं जाना था, आना था, वो भी फंस गए। अब स्थिति देख सकते हैं कि क्या रही। कई लोगों को पीछे से ही अपने घर वापस लौटना पड़ा। वो अपने डेस्टिनेशन पे जहां वो जाना चाहते थे वहां नहीं पहुंच पाए, लेकिन बंद सफल रहा, कहने के लिए बहुत बढ़िया है। मैं बढ़ता हूं आगे, दूसरी तस्वीर दिखाता हूं। नोएडा से दिल्ली को जोड़ने वाले डीएनडी ब्रिज की है, फ्लाईओवर की है, जहां पर भीषण जाम दिखा। जाम की वजह से कई लोग दफ्तर नहीं जा पाए, अपने कार्यस्थलों पर नहीं पहुंच पाए, एम्बुलेंस रुकी रही, बच्चों को यहां पर वेट करना पड़ा, परिस्थिति बहुत खराब हुई। मैं तीसरी तस्वीर दिखाता हूं। अब थोड़ा बाहर निकलते हैं और यह तस्वीर बिहार से आई है और आप देखिए किस तरह से आरजेडी के लोग, कार्यकर्ता इनको कह सकते हैं, आरजेडी के कार्यकर्ता हैं, आरजेडी के लोग हैं, या आरजेडी का झंडा लेकर इन्होंने पटना में जमकर उत्पात मचाया। आप देखिए क्या तरीका है, मतलब किस तरह से बस ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है उसकी पिटाई करने पे आतुर हैं ये लोग। कई गाड़ियों के साथ इन्होंने तोड़फोड़ की गई। ये आप स्थिति देख सकते हैं कि क्या स्थिति है। हालांकि बंद जो था वो सफल रहा। कुल मिलाकर इन लोगों के साथ तो वही पॉलिसी अपनानी चाहिए जो लोग बसों को तोड़ने का प्रयास करते हैं, ड्राइवरों को मारते हैं, कि कोर्ट संज्ञान ले, कोर्ट संज्ञान ले इनके साथ। देखिए एक निहत्थे बेचारे ऑटो ड्राइवर को जो अपनी रोजी रोटी, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए खड़ा है, उसको पीट रहे हैं ये लोग और फिर कह रहे बंद सफल है। व्यूअर्स, मैं आपके निर्णय पे छोड़ता हूं इन सब चीजों को। क्या ये सही है? जरूर इसके बारे में थोड़ी देर के लिए मंथन करिएगा, चाहे 40 सेकंड के लिए करे जरूर। चलिए मैं बढ़ता हूं। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान जुड़ रहे हैं मेरे साथ आज की इस चर्चा में। राजकुमार चाहरे अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के और बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। राजकुमार चाहर साहब का एक परिचय यह भी है कि इन्होंने अपनी लोकसभा सीट को 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीता था। यानी उत्तर प्रदेश में जो पहली 2-3 सीटें जीती थी बीजेपी, मार्जिन के लिहाज से बहुत बड़ी सीट थी। अधिकतर ये डिबेट्स में नहीं आते, लेकिन आज विशेष अनुरोध पर ये हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं पुष्पेंद्र चौधरी, जाने माने किसान नेता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं रागिनी नायक जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और पेशे से वकील भी है जानी मानी, उनका भी अभिनंदन है। मेरे साथ शुभराष्ट्रा भी है इस चर्चा में, लेखिका है, उनका भी अभिनंदन है। मैं सबसे पहले चाहर साहब आपका रुख करता हूं और मैं इस डिबेट को ओपन आपसे करता हूं। मैं 1 मिनट आपको देना चाहूंगा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, जो तथाकथित किसान हैं, जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, चाहर साहब आवाज मिल रही है आपको? जी चाहर साहब, जो अपने आप को किसान कह रहे हैं, जो अपने आप को किसानों का नेता, किसानों का मसीहा कह रहे हैं, वो कहते हैं हट हमारी नहीं, हट सरकार की है। लेकिन मैं जनता के लिहाज से सवाल पूछ रहा हूं, जनता क्यों पिस रही है? देखिए अमीश जी, सबसे पहले तो मैं देश की जनता को और देश के किसानों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने जो भारत बंद का आह्वान जिन किसान प्रतिनिधियों ने या विपक्षी दलों ने किया था उसको पूरी तरह से नकार दिया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि किसान आंदोलन को राजनीतिक रूप पहले दिन से दिया गया था और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा था कि आंदोलनकारी और आंदोलनजीवी दोनों में अंतर होता है, तो आंदोलनजीवी बनकर दिखाने का काम विपक्षी दल कर रहे हैं। अब भाजपा के जो वैचारिक विरोधी हैं, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता से जो घबराए हुए लोग हैं, जो हताश हो गए हैं, जो निराश हो गए हैं, जिनको कुछ सूझ नहीं रहा वो क्या करें, तो उन्होंने भोली भाली कौम किसान के ऊपर, उसके कंधे पर बंदूक रख दी है और उसको गुमराह करने का प्रयास किया है। जो कि किसान ने आप पर भी आएगा ना कि आप समझा नहीं पाए, समझा आप भी नहीं पा रहे। किसान ये मामला लगभग 1 साल से ऊपर हो गया है इस पूरे मामले को। देखिए, अब ये आंदोलन विपक्षी दल कर रहे हैं जी। विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता हैं वो किसान नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। मेरे किसान को, मेरी सीधी कौम के लोगों को
बरगलाने का, उनको भड़काने जी का सर, और जी उनको सर। गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वो नाकाम हो गए हैं। क्योंकि अब इनके मुद्दे जो पहले इन्होंने उठाए थे, अब ये एमएसपी की बात नहीं करते, अब ये 3 कृषि विधेयकों की बात नहीं करते, अब तो ये इसे मूंछ की लड़ाई बना रहे हैं ये लोग। तो सरकार तो किसान के हित के लिए काम कर रही है। भैया, मूंछों पे ताप देकर किसान की राह में बाधा मत बनो। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर देश के किसानों को पूरा विश्वास है। जी जी जी। और देश का किसान पूरी ताकत से मोदी जी पर विश्वास करके चल रहा है। जी, बंद बुलाया गया था रागनी जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बंद तो सफल रहा, बीजेपी कह रही है कि बंद असफल रहा, लेकिन पब्लिक आज पूरे दिन परेशान रही। क्या कहना चाहती हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मुझे आश्चर्य इस बात का है कि यदि देश का किसान प्रताड़ित होकर, पीड़ित होकर, शोषित होकर आंदोलन करता है तो ये कहा जाता है कि राजनीतिक दल किसान के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। जब देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान होकर सड़कों पर निकलता है तो कहा जाता है कि नौजवान राजनीतिक दल जो है वो नौजवानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं। जब महिलाएं जिनके खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं वो आवाज उठाती हैं तो कहते हैं कि महिलाओं को भी राजनीतिक दल प्रेरित कर रहे हैं। अरे आंखें खोलिए मोदी जी और मोदी जी के प्रवक्ता साहब, अपनी शुतुरमुर्ग की गर्दन मिट्टी से बाहर निकालिए। देश की आम जनता परेशान है, जन जन आपके खिलाफ है, राजनीतिक जमीन आपके पैरों के नीचे से खिसकती जा रही है, इसीलिए सद्बुद्धि भी दूर जा रही है। वो कहा जाता है जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इसीलिए आज मुझे लगता है अमीश जी, आपने भी किसानों को तथाकथित कहा, जो कि मैं समझती हूं कि संघियों और भाजपाइयों की भाषा है, जो कभी आतंकी बताते हैं, कभी मवाली बताते हैं, कभी तथाकथित बताते हैं, तो कभी पाकिस्तानी बताते हैं। इस तरीके की भाषा का प्रयोग देश के अन्नदाता के लिए नहीं करना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात सही है। मैंने तथाकथित किसान इसलिए बोला क्योंकि किसानों को तो जो चाहिए वो अगर मिल रहा है। अगर 25 रुपए गन्ने की कीमत बढ़ रही है तो किसान कुछ खुश दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन एक किसान का वर्ग ऐसा है कि जो परेशानी है पिछले 8 महीने से, और वो बाइडेन तक से शिकायत कर रहा है देश के प्रधानमंत्री की। तो इसलिए जब कोई किसान बनकर राजनीतिक रोटियां सेकेगा, जब बोलेगा कि मुझे एक विशेष पार्टी को हरा देना है चुनाव के अंदर, तो फिर किसान तो राजनीति नहीं करता। अपने सभी पैनलिस्ट को बराबर का बिल्कुल मैडम, आपको बराबर का मौका मिला। आपने अभी बोला, आप फिर 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर मैं रुक करूंगा बाकी राजकुमार चाहर का। आप अपनी बात को रख लीजिए 30 सेकंड, उसके बाद आप चले जाएगा। आप मुझे बात समाप्त कर लेने दीजिए। बात समाप्त कर लेने दीजिए। आपने कहा 25 रुपया गन्ने पर बढ़ा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के ही नेता वरुण गांधी कह रहे हैं 400 रुपए का समर्थन मूल्य दीजिए, वो किसानों की मांग है उत्तर प्रदेश में, और नहीं दे सकते हैं तो मान लीजिए कि किसानों के साथ नहीं खड़ी है योगी सरकार। योगी सरकार 350 तक ही बढ़ा पाई। आज पंजाब में 365 रुपए समर्थन मूल्य आज भी है और अभी 2 महीने पहले से था। पहली बात। अब दूसरी बात पर भी आ जाती हूं। एक और बात पर बहुत गाल बजाए जा रहे हैं कि 40 रुपया प्रति क्विंटल गेहूं का दाम बढ़ा दिया, यानी कि 4 रुपया प्रति किलो गेहूं का दाम बढ़ाकर गाल बजा रहे हैं। ये तो इस किस्म की बात हो गई कि एक जेब कतरा पहले पॉकेट मार ले और उसके बाद ये कहे कि 10 रुपये पकड़ लो, बस की टिकट लेकर घर चले जाना। ठीक है, जवाब सुन लेते हैं मैडम। राजकुमार चाहर जवाब दे दीजिए। एक मिनट पूरा करने दीजिए। नहीं, अब मैडम टाइम लिमिट को तो फॉलो करना पड़ेगा ना, टाइम लिमिट को तो फॉलो करना पड़ेगा ना। राजकुमार साहब 50 सेकंड में आप भी जवाब दे दीजिए। ट्रैक्टर पर लगी है। देखिए, मेरी एक तो आपत्ति है, पेस्टिसाइड पर लगी है, रागिनी जी जिस प्रकार की बातचीत कर रही हैं उनकी शब्दावली पर ही मुझे आपत्ति है। ठीक है चाहर साहब, आप अपनी बात को रखिए। मैडम रागिनी जी, आपने भी वक्तव्य को रखा। चाहर साहब 50 सेकंड में अपनी बात को रखिएगा प्लीज, बोलिए। देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता जी से बड़ा विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपनी पार्टी की छवि को चैनल के द्वारा भी जनता में दिखा रहे हैं कि आपकी सोच, आपके जो परिवारीजन, जो तथाकथित गांधी परिवार है, जिनकी आप चापलूसी कर करके थक गए हो, जो केवल तथाकथित गांधी परिवार की चापलूसी के अलावा आपको कुछ आता नहीं है, देश के किसानों को बर्बाद करके रख दिया कांग्रेस पार्टी के 55 साल के कार्यकाल में। कह सकती हूं और बिल्कुल मुद्दे पे बात करिए। किसान मोर्चा आप अभी मुझे ताज्जुब हो रहा था कि अंधभक्ति का चश्मा उतार दीजिए। अच्छा ठीक है, वो अपनी बात को रख ले, वो आपके बीच में नहीं बोले। नजरिया अपनाइए गांधी जी का।
इस देश के सबसे बड़े आंदोलनजीवी महात्मा गांधी थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तमाम आंदोलन किए। अब महात्मा गांधी को कहां बीच में ले आई रागिनी जी? अब एक एक करके आंदोलनकारी थे, नाक रगड़ता हुआ अंग्रेजों की तरह। अरे ठीक है रागिनी, बीच में नहीं, बीच में ना बोले। राहुल गांधी जिसे जौ की बाल का पता नहीं। अच्छा ठीक है राजकुमार चार साहब आप अपनी बात को रखिए, फिर मैं रागिनी आपको मौका दूंगा। चार साहब आप अपनी बात को रखिए। रागिनी जी, किसानों के बारे में आपको जानकारी नहीं है। जो 1000 रुपए रागिनी, ये क्या तरीका है? दूसरे व्यक्ति को बोलने देंगे ना? अब मैं आप आंदोलन का राजकुमार चाहर को दिखाइए स्क्रीन के ऊपर। राजकुमार चाहर, आप देखिए वो डिबेट में अक्सर नहीं आते, वो अपनी बात को रखने आए हैं। इस तरह राजकुमार चाहर, आप अपनी बात को रखिए। मैं महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, और रागिनी जी थोड़ा धैर्यता रखिए। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में आप याद करिए, मध्य प्रदेश के अंदर अभी जब दिग्विजय सिंह जी आपके मुख्यमंत्री थे और किसान आंदोलन कर रहे थे बैतूल के अंदर, तो आपकी सरकार ने वहां गोलियां चलवाई, 24 किसानों की निर्मम हत्या आपने कर दी, और आपको तो किसान के बारे में कुछ भी शब्द प्रयोग करने का अधिकार भी नहीं है। रागिनी जी कह रही है आप अंधभक्ति में पड़े हैं। मैं माफी करिए, मैं बीच में टोक रहा हूं। रागिनी नायक कह रही है आप अंधभक्ति में है। आज जो है, देखिए अब मुझे नहीं पता आप किस भाषा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आपके संस्कार क्या हैं ये देश की जनता जानती है। जब भी आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरे देश में क्या हो गई है, और आने वाले समय में जो थोड़ा बहुत आप पे काम रह गया है वो भी समाप्त हो जाएगा। परेशान मत होइए, क्योंकि आदरणीय महात्मा गांधी जी जिनका आप नाम ले रहे हैं, महात्मा गांधी जी भी कह के गए थे कि कांग्रेस जो शब्द था वो आंदोलन का नाम समाप्त हो गया है, कांग्रेस समाप्त हो जानी चाहिए, और अब कांग्रेस समाप्ति की ओर आ गई है। पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि राहुल गांधी को भी किसानों की बहुत चिंता है। चाहर साहब, राहुल गांधी जी को भी किसानों की बहुत चिंता है। वो कह रहे हैं किसानों का हिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड खड़ा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, महात्मा महेंद्र सिंह टिकैत जी के सपनों को साकार कर रहे हैं, सर छोटू राम जी के सपनों को साकार कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। अब राग आलापते रहिए, राहुल जी ट्वीट करते रहे, एसी लगाकर और गद्दे लगाकर ट्रैक्टर पर बैठते रहे, आपका कुछ होने वाला नहीं है। इस देश की जनता को माननीय नरेंद्र मोदी जी पर ठीक है। जवाब रागिनी नायक जी से अब जवाब मैं दिलवा देता हूं। रागिनी, ये बात तो सच है कि ये जो किसानों का आंदोलन चल रहा है, जिसको किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, इसमें हम लगातार देख रहे हैं कि लेफ्ट की एक बहुत बड़ी सपोर्ट है। लेफ्ट के कई नेता इसके अंदर शामिल है, कांग्रेस की भी सपोर्ट है, और ये जो किसान वर्ग है ये बंगाल से लेकर, चाहे वो कहीं पे भी चुनाव हो, बंगाल में चुनाव हो, असम में चुनाव हो, वहां बीजेपी के विरोध में जाता है। यानी ये बात स्पष्ट है कि ये लोग पॉलिटिकली मोटिव के साथ अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि लॉ सस्पेंडेड है। जहां तक अगर हम लॉ के तर्कों की बात करें रागिनी जी, तो पंजाब के अंदर 2013 में जो सरकार थी, अकालियों की सरकार थी, उन्होंने एक फैसला लिया था। 2017 में कांग्रेस की सरकार आ गई थी, अब तो मुख्यमंत्री भी उधर बदल गया है। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान है, यानी वहां पर सजा मिलेगी। वो कानून जस का तस है, वहां पे कांग्रेस का शासन है। दूसरी सरकार बिहार में, जहां पर एपीएमसी मंडी एक्ट नहीं, जहां पर है, और वहां पर की आप स्थिति की अगर आप बात करेंगी तो वहां पर भी आपकी सरकार रही, कृषि मंत्री भी आप करें, लेकिन बदलाव वहां पे भी नहीं हुआ। यानी फैक्चुअली ऐसा लगता है कि ये जो किसान आंदोलन है, दिस इज एंटी बीजेपी। योर टेक नाउ। और चाहर साहब की बात का भी जवाब। चाहर साहब, अब आप इत्मीनान रखिए 50 सेकंड। मैं चाहर साहब को भी, हाँ, तो चाहर साहब को बहुत विनम्रता के साथ मैं भी कहना चाहती हूं कि चापलूसी शब्द का प्रयोग पहले आपने किया, इसीलिए संस्कारों का प्रदर्शन भी किस तरीके का है ये पहले आपने किया, मैंने आपको पलटवार किया। तो यदि आप वार करेंगे तो कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया के लिए भी तैयार रहिए। बहरहाल वो आज की बहस का विषय नहीं है। मैं आज की बहस में कुछ पंक्तियां जरूर अमीश जी कहना चाहती हूं कि भारत में तानाशाही का रवैया कतई नापसंद है, किसानों का, अन्नदाता का हौसला पूरी तरह से बुलंद है, मोदी सरकार के जुल्म सितम के लम्हे चंद हैं, और इसीलिए किसानों के समर्थन में सफल रहा आज का भारत बंद है। तो मुझे लगता है कि तमाम संघी, भाजपाई और आलोचक जो रहे हैं किसान आंदोलन के, आज उनकी बोलती इसीलिए बंद हो रही है क्योंकि किसानों की अगर हम बात करें तो दिल्ली से लेकर उड़ीसा तक
हरियाणा से लेकर कर्नाटक तक, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, सब जगह यह आंदोलन सफल रहा है। और मोदी सरकार की आंखें तो खुली की खुली रह गई है। मैं चाहती हूं, अपेक्षा करती हूं कि अहंकार और दिमाग के ताले भी खुल जाएं और उसी के साथ साथ किसानों की समस्या को समझने की कोशिश करें। अब इन्होंने हम पर आरोप लगाया, मैं आपको बताती हूं मोदी जी ने क्या किया। 2014 में सत्ता में आते ही किसानों की चोरी चुपके से ऑर्डिनेंस लाकर भूमि को अधिग्रहण करने की कोशिश की। 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर कहा कि स्वामीनाथन कमीशन के हिसाब से एमएसपी हम नहीं दे सकते हैं। 2016 में फसल बीमा की एक स्कीम लाकर पंजाब पे जवाब नहीं आया रागनी जी आपका। कंपनी को दे दिया। फिर ये जीएसटी लेकर आ गए। एक मिनट पूरा करने दीजिए। जीएसटी में पहली सरकार थी हिंदुस्तान की जिसने ट्रैक्टर पर, फार्म इक्विपमेंट पर, बिल्कुल गलत करा मोदी सरकार ने। मोदी सरकार खराब काम कर रही है। मैं पूछ रहा हूं, पंजाब में तो आपकी सरकार है, 18% का कर लगा दिया। पंजाब में तो आपकी सरकार है। आपको 1.25 मिनट हो गया बोलते बोलते। पंजाब में तो मैडम आपकी सरकार है। 2017 में आपकी सरकार आ गई थी ना पंजाब में। पंजाब में फैसला क्यों नहीं पलटा? पॉइंट नंबर 1। एक सेकंड अकालियों से सवाल पूछे ना। नहीं तो 2013 में वो फैसला आया, 2017 में अकाली चले गए, कांग्रेस का शासन आ गया। 2017 से 2021 हो गया, 4.5 साल आपकी सरकार हो गई। वो फैसला क्यों नहीं बदला? मैं जानना चाह रहा हूं पंजाब में वो फैसला क्यों नहीं बदला? अगर कांग्रेस रोल मॉडल बनाना चाहती है तो पंजाब का फैसला बदल देती। पंजाब का फैसला बदल देती कांग्रेस पार्टी। और आपने रागनी जी कहा, 1 सेकंड चार साहब मैं आपको मौका दूंगा। रागनी जी आपने बोला कि बंद सफल रहा। चिट्ठी लिख रहे हैं बंद के सफल होने का जो मिल रहा है किसानों को, बंद के सफल होने का बैरोमीटर क्या है? बिहार सरकार बंद के सफल होने का। रागनी सवाल तो सुनिए, नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम आपसे। आपने 2017 में पंजाब में आपकी सरकार आ गई, फैसला नहीं बदला, नहीं जवाब दिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं रागनी जी, सवाल तो सुने आप। सियासी रूप तो आएगा ही, राजनीतिक रूप तो आएगा ही। बिल्कुल राजनीतिक रूप है। अब आप एक उससे दर्शकों का फायदा नहीं होगा। रागनी जी आपने बोला बंद आपका सफल रहा, बंद के सफल होने का मापदंड क्या है? पब्लिक को तकलीफ में लेके आना। आम जनता जो तकलीफ में आई, आम जनता जो त्राहिमाम करा देश के अंदर, वो आपको लगता है सफल होना है? बंद का सफल होना जनता का परेशान होना है। हाँ, मैं जवाब देती हूँ। हाँ 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं उसका जवाब भी देती हूँ। फिर सुभ्राष्ट्रा जी। हाँ, आज यही सवाल बहुत सारे चैनल्स ने, मुझे लगता है राकेश टिकैत जी आपके चैनल पर भी आने वाले हैं। राकेश टिकैत जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमने तो ये जो भारत बंद का आइडिया है ना वो भाजपा से लिया, क्योंकि जब यूपीए की सरकार चल रही थी तो 15 बड़े भारत बंद भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। और दूर क्यों जाते हैं, पिछले साल दिसंबर में बंगाल बंद का आह्वान किया था, तब भी तो लोगों को परेशानी हुई होगी। और नरेंद्र मोदी तो आप अपने आइडियाज बीजेपी से लेते हैं, देकर अनशन पर बैठ गए थे। मतलब बीजेपी को कॉपी करने की बात है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी पूरे देश में, तब भी लोगों को नुकसान हुआ होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मोदी भक्त हैं वो मोदी जी जो मर्जी चाहे करें। कुल मिलाकर यह है कि आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी करती थी वो हम करेंगे। अंधभक्ति का चश्मा उतारना चाहिए और किसानों की नब्ज पर हाथ ठीक है, किसानों की नब्ज को पकड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा आगे। आपने अपनी बात को रखा। सुभ्राष्ट्रा जी चली गई है। किसानों की नब्ज को पकड़ना चाहिए। 700 किसानों की जान चली गई है। और बाइडेन साहब को भी अब तो ट्वीट लिख दिया गया है कि आइए मदद करिए। आमिर जी, ये बड़ा कमजोर सा तर्क लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो उन्होंने भारत बंद किया था। बंद की जो राजनीति है ना आमिर जी, उसमें मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ। मैं बस अपने पुरखों को कोट कर रही हूँ। B.R. अम्बेडकर, मेरे ख्याल उनका फर्स्ट या लास्ट भाषण शायद था, पहला भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि अब जब हमारा देश आजाद हो चुका, जब हमारे पास संविधान आ चुका, जब हमने संवैधानिक ताकत दे दी लोगों को अपना सरकार चुनने की, तो ये बंद, नॉन कोऑपरेशन जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उसका पूरी तरह से प्रतिकार होना चाहिए। और जो भी इंसान लोकतंत्र को समर्थन करेगा, जो भी इंसान लोकतंत्र की बात करेगा, वो ऐसे गैर लोकतांत्रिक रवैयों को नहीं अपनाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहकर गए। दूसरी बात, यहां पे रश्मि रथी कोट किया गया, मैं रश्मि रथी पर आऊंगी, लेकिन मैं इतने दिनों से जब मैं पढ़ रही हूं, अखबार पढ़ रही हूं, राहुल गांधी का पूरा सोशल मीडिया खंगाल रही हूं, मुझे एक तर्क नहीं मिला आमिश देवगन जी जिसने उन्होंने क्लॉज कोट किया हो और कहा हो कि फलाने क्लॉज के फलाने सब क्लॉज से मुझे दिक्कत है और मोदी सरकार से मैं कहता हूं कि आप इस क्लॉज का संशोधन कर दें और कृषि कानून जैसा है वो किसानों के पक्ष में हो जाएगा। मैं ये बात भी इसलिए कह रही हूं आमिश जी कि ये कृषि कानून भाजपा के दिमाग की इजात नहीं है,
ये वही चीज है जो कि कांग्रेस ने जनता को वादा किया था ये बिल लेकर के आने का। तो ये विरोध किसका है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा प्रायोजित है, इस पर सवाल जरूर उठेगा। अंतिम बात की गई बिहार की। आमिर जी, मैं बिहार से आती हूं और बिहार के किसानों की हालत लेकर के जो लोग यहां पे दिल्ली में रह करके बात कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, एमएसपी अगर समस्या है तो एमएसपी के बारे में तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर तक से कह दिया। एमएसपी पे कोई असर कृषि कानून का नहीं होने वाला। अगर एमएसपी किसी को मिल रहा है, एमएसपी मिलती रहेगी। आपको एमएसपी बढ़ाने की बात करनी है तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से कहिए। और मैं याद दिला दूं, ये पंजाब सरकार के रहते हुए ये बिल आया था। ये जो बात है एमएसपी पे चर्चा करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको समझ ना हो उनको बता दूं, एग्रीकल्चर मूलतः स्टेट का विषय है। अंतिम बात, आमिर जी, आज जो जिन लोगों को सड़कों पर दिक्कत हुई है, मैं उनके लिए रश्मि रथी से कोट करना चाहती हूं, दूसरे सर्ग से कोट कर रही हूं। कंकरियां जिसकी तेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षा गृह में रहते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं आगे। क्योंकि नायकत्व हम ही जैसे लोगों के हाथ में है, जो आज सड़कों पर जिनको जबरदस्ती घेराव किया गया, जिनका वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। उन सभी देशवासियों को सलाम जो इस लठैती के बावजूद काम पर निकले, काम पर गए और भारत बंद को पूरी तरह, बंद की राजनीति को पूरी तरह विफल बनाते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को एक विनम्र और बहुत ही सुघड़ श्रद्धांजलि दी। जी पुष्पेंद्र चौधरी, आप क्योंकि सबसे आखिर में आ रहे हो, मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, बंद के सफलता के मापदंड क्या है? देखिए, मुझे आशा है कि मुझे भी अनइंटरप्टेड टाइम रास्ता जी की तरह मिलेगा। देखिए, बंद आपने कहा सफल रहा, और आपने लेकिन उसको जोड़ दिया कि भाई आम आदमी को परेशानी हुई। हालांकि भाजपा कह रही है कि बंद असफल रहा, तो यानी कि असफल रहा तो बंद कहीं हुआ नहीं होगा। तो जो सवाल आपने उठाया कि परेशानी हुई, तो उसकी संभावना नहीं है। मूल प्रश्न इस देश में यह है अमरीश जी कि परेशानी की संभावना क्यों नहीं? तस्वीरें सामने चल रही है पूरे दिन से, आदमी के समाप्त हो जाते हैं। तस्वीरें सामने चल रही है हमारे। भाजपा की सब बातें मान लेते हैं कि वो तो कह रही है कृषि कानून अच्छा है जी, ये आंदोलन बंद करिए, बंद क्यों नहीं कर देते? हाँ, मैंने आपसे निवेदन किया था कि बिल्कुल निवेदन आपका स्वीकार 2-3 मिनट दे दीजिए, 40 मिनट से जी बस। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अगर वोट डालने के बाद नागरिकों के, बोलिए साहब, दोबारा और कुछ कहना हो तो बोल लीजिए। ना मैंने नहीं बोला, ये बात रागिनी जी ने बोली। आप अपनी बात के बाद, हाँ, वोट डालने के बाद नागरिकों के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ये जो है नई परिपाटी इस देश में हो रही है। उनके खिलाफ कोई नीतियां बनाओ, कैसी नीतियां बनाओ, हमारे पास दो रास्ते हैं। बिल्कुल अधिकार है, और किसानों का ये अधिकार है, जनता का ये अधिकार है। आप मेरे साथ बने रहिए। मेरे साथ इस समय राकेश टिकैत जुड़ रहे हैं। टिकैत साहब नमस्कार। हाँ नमस्ते भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप? बस सब ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया। बधाई हो आपको बहुत बहुत, बंद तो सफल हो गया। हाँ ठीक रहा। आज लोग भी खूब परेशान हुए। हाँ, उनका दुख है भाई, हमको जो लोग परेशान हुए, ये सब बीजेपी वालों की करतूत है। तो बंद तो आपने रखा था। हम ये कह रहे हैं कि अगर हम थोड़ी बहुत छूट दे दें तो ये उसको ये कहे कि बंद असफल रहा, तो इसलिए जनता को परेशानी में डाल दिया गया। ये बीजेपी वालों की करतूत है पूर्ण रूप से। तो शिकायत तो टिकैत साहब सरकार वालों से आपको, चलो थोड़ी, हाँ, तो ये जनता ही तो इनका इलाज करेगी। अगर किसी ने बंद की घोषणा कर दी, थोड़ी बहुत वो राहत दे देता है जनता को, तो फिर ये कहते हैं जी देखो सड़क पे आदमी चल रहा,
बंद तो हुआ ही नहीं, असफल रहेगा जी, फेल हो गया पूर्ण रूप से बंद। तो हमको मतलब भी दुख आप रहता है कि पूर्ण रूप से सील नहीं हुआ, बंद करा है हमने, सील नहीं करा, फिर भी बहुत लोग राहत दी उनको, वे चलते रहे। लेकिन जो जाम में फंसे उनका दुख है कि ज्यादा टाइम तक उनको जाम में रहना पड़ा, बहुत टाइम तक जाम में रहना पड़ा। कुछ लोग तो काम पे भी नहीं जा पाए। लेकिन आपकी लड़ाई तो सरकार से है। हाँ, आपकी लड़ाई तो सरकार से है, लेकिन आप सरकार से बात करने को तैयार नहीं है। सरकार कह रही है, आज भी नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला हमारे चैनल पर कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं, 11 बारी कर चुके हैं। वो गलत वो देते हैं, वो झूठ बोलते हैं। वो ये कह रहे कि हमने उनको बता दिया कि कानून वापसी नहीं लेंगे, और आप संशोधन अगर पे बात करनी हो, कोई सुझाव हो तो आप हमको दे दो। वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है। तो जब उन्होंने फैसला लिखकर रख ही लिया तो हमको मोहर मरवाने के लिए, साइन करवाने के लिए समझौते पे चाहते हैं क्या? पर आप चाहते क्या है कि किस कृषि कानून लागू ना हो? कृषि कानून तो लागू नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे रोक लगा दी है। हाँ जी, लेकिन लागू तो होंगे। पर रोक लगी हुई है 1.5 साल के लिए। लागू तो होंगे ना, 1.5 साल तो आ गया, बस 1 साल से ज्यादा हो गया, 5 महीने और रहेगा, उसके बाद में लागू होंगे। तो सरकार कह रही है कि इसको हम और सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन आप बातचीत करने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ आप कहते हैं कि अब बीजेपी को वोट की चोट पहुंचानी जरूरी है। नहीं, आपका पॉलिटिकल मोटिव भी तो है टिकैत साहब। आप भी दबंग आदमी हो। आपने बोला कि मेरा भी पॉलिटिकल मोटिव है, मेरी भी राजनीतिक हैसियत होनी चाहिए। सिर्फ ये आरएलडी वालों की कैसे राजनीतिक हैसियत है, जयंत चौधरी की कैसे पॉलिटिकल हैसियत है, मेरी भी होनी चाहिए। ये नहीं, गलत चीज, गलत इंटरव्यू मत चलाओ। ये को भी खबर नहीं दी हमने। अच्छा, वोट की चोट का हमने कहा कभी? अरे वोट की चोट का मतलब क्या था? वोट की चोट का मतलब है कि मुझे, मतलब ये है कि जनता इनको वोट नहीं देगी। जिन्होंने कानून बनाए, जनता तो उनको वोट नहीं दे रही। और जब हमारी इनकी लड़ाई बंद हो रही है, भाई लड़ाई इनकी हमारी, तो हम इनको क्यों कहेंगे कि इनको वोट दो? हमारा इनका चूल्हा नौत नहीं, अब बंद हो गया। आज तो मैंने देखा आप आलू भी छील रहे थे, तो पूड़ी के पेड़े भी बना रहे थे, तल भी रहे थे। वो अपना काम तो काम करना चाहिए ना। जब यहाँ पर रहते हैं तो कोई ना कोई काम जरूर करना चाहिए। आप पब्लिक को भी छील रहे हैं। वो पब्लिक बेचारी जो जाम में फंस गई, जो बॉर्डर पर आपने इतने दिनों से जाम कर रखा है, वो पब्लिक का भी पेड़ा बन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम, ये जनता की आवाज है, उस आवाज को हम उठाते हैं। हम ये चाहते हैं कि रोटी जरूरत की चीज रहे, बाजार की चीज ना रहे। अनाज गोदामों में बंद ना रहे, वो खुले में रहे। अच्छा, आपका सरकार से जो झगड़ा, मेरी तो आपसे संवाद पहले भी हुआ, आपने बोला आपका झगड़ा ये था कि किसानों को जेल में नहीं बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मैं आपके साथ हूं, ये बिल्कुल बात आपकी सही है। ये पंजाब में एक सरकार है, और पंजाब में एक सरकार में 2013 में फैसला लिया गया, 2021 आ गया है, वहां पे सरकार भी बदल गई, अब तो मुख्यमंत्री भी दोबारा बदल गए। वहां पर वो फैसला वैसे का वैसा ही लागू है। वहां आंदोलन करने का कभी मन नहीं हुआ टिकैत साहब? ऐसे ही पूछ रहा हूं आज आपसे, दिल की बात मैं जान लेता हूं थोड़ी। नहीं, वहां पे भी आंदोलन होते हैं, वहां पे भी बातचीत होती है सरकारों से। किसी की भी सरकार हो, वहां पे असल में फैसला वही है क्या? किसानों को जेल में बंद करने वाला, जहां सजा और जुर्माने का प्रावधान है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वहां कॉन्ट्रैक्चुअल फार्मिंग है पंजाब में। वहां पे अगर होगा तो उनसे भी बात करी जाएगी। होगा नहीं है, मतलब मैं आपको प्रामाणिकता से बोल रहा हूं ये बात। 2013 में अकालियों की सरकार ने फैसला लिया था। तो हटेगा वो फैसला? आपने बताया है तो उसको संज्ञान में लेंगे। अच्छा, अभी तक संज्ञान में ही नहीं था वो? नहीं, हमारी नॉलेज में नहीं था, मेरी नॉलेज में नहीं था ये। अच्छा, एक बात बताइए, आपने की जत्थेबंदी है, उनसे बातचीत करेंगे। मतलब उनसे बातचीत करेंगे, सरकार से बातचीत में आपको, जो केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, बीजेपी वाली सरकार है, उससे बातचीत करना आपको लगता है ये आपकी मूंछ को नीचे कर देगा? नहीं, ऐसा नहीं है। हम बातचीत करना चाहते हैं, भारत सरकार से ही बातचीत होगी।
उसी से ही इसका समाधान निकलेगा। हमने कभी मने नहीं करी कि हम सरकार से बात नहीं कर रहे। सरकार मने करती है कि हमारी कंडीशन है कि अगर आपको बात करनी है तो कानून वापसी नहीं होंगे और आप पे कोई सुझाव हो तो वो हमको दे दो। तो इसका मतलब सरकार ने अपना फैसला लिख कर रख रखा है, हम तो जाएंगे उनके फैसले पे साइन करेंगे और अपना आ जाएंगे, वो हमको मंजूर नहीं है। अच्छा एक बात बताइए कि आपने कहा कि ये जो अमित शाह हैं, प्रधानमंत्री मोदी हैं, योगी आदित्यनाथ हैं, ये सब बाहरी लोग हैं, इसका मतलब क्या है? नरेंद्र मोदी देश के बाहर के हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, देश के बाहर के हैं, अमित शाह बाहर के हैं, योगी आदित्यनाथ बाहर के हैं। सुन लो जी। हमने इसलिए कहा एक दिन इनके लिए कि इनको कैसा लगेगा, क्योंकि जब हम हरियाणा जाते हैं तो हमको बाहरी कहते हैं इनके लोग, सरकार बाहरी कहती है। जब हम गुजरात जाते हैं तो कहते हैं कि बाहर के लोग आगे। जब हम दूसरी जगह जाते हैं कि ये बाहर के लोग आगे। तो हमने भी एक दिन इनको कह के देखा कि इनको कैसा लगता है। कोई देश में बाहर का नहीं है, सब इसी देश के वासिंदे हैं जो ये शब्दों का इस्तेमाल हमारे लिए करते हैं। तो हमने एक दिन इनको कह के देखा तो इनको कैसा लगा। तो टेस्ट ले रहे थे आप? रोकना चाहिए कि कोई देश में बाहर का नहीं है जी। इनका टेस्ट ले रहे थे आप? हाँ, इनका टेस्ट दे रहे थे। पर जनता का टेस्ट हुआ? पंजाब जाते हैं टिकैत साहब, जनता का टेस्ट हुआ? या गुजरात जाते हैं, जनता ने भी इनका टेस्ट लिया, लेकिन जनता ने इनको जिता दिया आसाम में। हाँ, तो जिता दिया होगा, जनता तो जिता देती है। जनता में क्या दिक्कत है? अच्छा, 2022 में चुनाव होगा, अगर बीजेपी दोबारा जीत के आ गई तो ये मान लिया जाएगा कि किसान हो, आम जनता हो, सब बीजेपी के साथ है? इसका मतलब आपको, इसका मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। जो चैनल के लोग हैं उनको पता है, चैनल के लोगों को, सब लोगों को पता है कि ये चुनाव कैसे जीतेंगे। मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, अगर जिता दिया जनता ने चैनल के लोगों ने पूछा। नहीं, 3 क्वेश्चन चैनल के लोग पूछ रहे हैं आजकल। अच्छा, पहला क्वेश्चन, ये आंदोलन पश्चिम में कैसा चल रहा, गन्ना का लाभ पश्चिम में कैसे होगा, ये आंदोलन जाटू का आंदोलन है और सरकार ये जीत के आएगी तो आपको कैसा लगेगा। तो इसका मतलब ये 3 शब्द आपको सारे चैनल के लोगों किसी ने लिख के जरूर दिए हैं। हमें तो कोई लिख के नहीं देता सर। और आप तो इतने, आपको चैनलों से बड़ी दिक्कत है, आप तो इतने ताकतवर आदमी है, इतने ताकतवर आदमी है, आप तो पब्लिक के आदमी है, आप सवालों का जवाब तो दे सकते हैं ना। मैं तो सवाल पूछ रहा हूं कि अगर जनता जिता देती है तो फिर क्या कहेंगे राकेश टिकैत? आप बात तो सुन लो ना। अरे बोलो, आप ही की सुन रहे हैं। बात तो सुन लो ना। जी। देखो, जनता तो इनको वोट नहीं देगी, जनता नहीं दे रही, लेकिन सरकारी गुंडागर्दी के ताकत पे ये जीत के जरूर आ सकते हैं। आपको लगता है भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है कि गुंडागर्दी से कोई चुनाव जीत सकता है? भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर है, लोगों की शक्ति इतनी कमजोर है? हाँ, आप जिला पंचायत में एक सर्वे जरूर करवाओ जी कि किन किन लोगों से किस तरह से ताकत के बल पे पुलिस फोर्स का इस्तेमाल करके 40-40 साल पुराने मकान बने हुए को गांव समाज की जमीन में दिखा के जेसीबी उनके घर पे खड़ी करके उनसे वोट ली है। एक बार जरा दिखवा दो प्यार से। तो आप कह रहे हैं कि भारत का लोकतंत्र जो है उसको, उस पे गुंडागर्दी किसी की चल सकती है, खतरे में तो है। बंगाल के अंदर तो बीजेपी चुनाव हारी है, वहां किसी की गुंडागर्दी चली है कि नहीं चली है? इनकी सवाल पूछ रहा हूं मैं। इनकी वहां पे सरकार नहीं थी, नहीं तो पूर्ण रूप से ये जीत का आते, इनकी वहां चल नहीं पाई। तो मतलब दूसरी पार्टी भी गुंडागर्दी कर रही है, आप कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं आप एग्जैक्टली? दूसरी नहीं कर रही। अच्छा, भाजपा वाले गुंडे हैं? नहीं करती, ये करते हैं, भाजपा वाले करते हैं। और उत्तर प्रदेश में उसका आपने अनुभव देखा होगा, जिला पंचायत में जरूर आपने देखा होगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जहां इनकी सरकार होती है वहां ये चुनाव नहीं हारते, जहां नहीं होती वहां हार जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में तो ये नहीं थे, राजस्थान में तो ये नहीं थे, लेकिन बहुमत वाली इनकी सरकारें थी, लेकिन बहुमत से दूसरी पार्टियां जीत गई। अब जो इनका प्लान
इनका प्लान जो शुरू हुआ है ये उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है इनका। अच्छा, ये जिला पंचायत से इन्होंने ट्रायल लेना शुरू कर दिया है अब। टिकैत साहब, अब आपकी राजनीति में दिलचस्पी बढ़ गई है। हालांकि पहले भी थी, पहले भी आप चुनाव तो लड़े, आप नहीं बढ़ रही। 2014 में भी चुनाव तो लड़े थे। कोई राजनीति में दिलचस्पी नहीं, थोड़ा इंटरेस्ट तो बढ़ गया। चुनाव की तरफ से को हम पैर करके भी नहीं सोएंगे। अच्छा भाई साहब, एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं आपसे दिल की गहराइयों से। टिकैत साहब, ये प्रधानमंत्री मोदी की शिकायत लेकर आप बाइडेन के पास पहुंच गए। बाइडेन का क्या लेना देना हमारे देश से? वो अमेरिका का राष्ट्रपति है, आपने ट्वीट कर दिया। मतलब सोचिए, आपके घर में किसी को तकलीफ हो और वो आपकी बजाय किसी पड़ोसी के पास चला जाए। नहीं, बाइडेन क्या कर लेगा? इलाज वहां पे भी है। बाइडेन वाली कंपनी भी देश में और पूरी दुनिया में करती है एग्रीकल्चर पे। हमने उनको ये कहा कि जब भी आप किसी राष्ट्र अध्यक्ष से बातचीत करो तो एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट भी उसमें रहना चाहिए। और फिर क्या दिक्कत होगी? कोई ये कोरिया तो कंट्री है नहीं देश, यहाँ की तो और खबर वहां पे जाती है। बिल्कुल जाती है। लेकिन ये बाइडेन को क्या आपको लगता है, क्योंकि आप तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी आते हैं, वहां पर तो ताऊ शब्द का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, कि बाइडेन क्या आपको ताऊ लग रहा है दुनिया का? बाइडेन ताऊ लग रहा है क्या आपको दुनिया का? आपने फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश का नाम लिया। आप पूरे देश की बात करो ना, पश्चिम उत्तर प्रदेश से नहीं आते। क्यों पश्चिम उत्तर प्रदेश के नहीं है आप? मैं तो वहां की भाषा की बात कर रहा हूं, मुझे उसकी वहां की भाषा बहुत अच्छी लगती है। इनको बड़ी खड़ी बोली है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, मुझे अच्छी लगती है। मैंने तो बताया कि हम पश्चिम पे नहीं है, हम देश के हैं, यहाँ के, हम पश्चिम के नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, ये बाइडेन क्या लग रहा है? बाइडेन को जो आप लिख रहे हैं, बाइडेन क्या दुनिया का ताऊ लग रहा है? क्या लग रहा है बाइडेन? जो अमेरिकन के जो किसान हैं वो भी वहां पे दिक्कत में है। वहां पे भी कंपनियों का अधिकार जमीनों पे है। वहां पे पूरा जो वहां का किसान है वो तंग हालात में है। हमारा संगठन ये 73 देशों में, आप खुद ही कह रहे हैं वो अपने देश का मसला हल नहीं कर पा रहा बाइडेन, तो वो हमारे देश का मसला क्या हल करेगा? तो हमने कहा कि उनकी बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काम करती है। सीड की कंपनी उनकी है। मैं ये मानूं कि आने वाले दिनों में आपका ये कंपनी है सेंजिंटा, ये उनकी है। जी, आप काफी जान रहे हैं, काफी बोल रहे हैं। तो मैं ये मानूं कि अब आप अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी आएंगे और अब व्हाइट हाउस के सामने भी अब आप प्रदर्शन करेंगे। तो पिछले व्हाइट हाउस के सामने भी प्रदर्शन करेंगे अमेरिका जाकर। 20 साल से हम करते हैं। हम तो जब भी WTO की मीटिंग हुई, 4 मीटिंग हुई, हम 4 मीटिंग में गए। हम अर्जेंटीना में गए। नहीं, मैं बिल्कुल आप विदेश में गए होंगे, पूरे देश के लोग थे। बिल्कुल आप विदेश में गए होंगे, आते जाते रहते होंगे, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा। हम किसानों की तरफ से किसानों की तरफ से जाते रहते होंगे, मैं वही पूछ रहा हूं। अमेरिका में भी जाके प्रदर्शन करेंगे आप? क्योंकि आप कह रहे हैं कि बाइडेन की नीतियां भी गलत है, तो आपका अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अमेरिका में, वॉशिंगटन DC में, व्हाइट हाउस के सामने, हांगकांग, हम तो जेलों में गए वहां पे। हम किसानों के संबंध में जर्मनी, हांगकांग में जेलों में गए वहां पे। अच्छा, फिर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप बाइडेन के सामने भी प्रदर्शन करेंगे, यानी व्हाइट हाउस के सामने, वॉशिंगटन DC में, वहां पे भी प्रदर्शन होगा? ये कहा कि हमारा संगठन वहां पे है, हमारा संगठन वहां पे है। मैं पूरी वीडियोस की वहां की भेजूंगा। वहां पे जरूरत करने की हुई तो वहां पे भी करेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हम तो आज से 20 साल पहले पूरे यूरोप में गए प्रदर्शन करने। अच्छा, ये बैंक के सामने प्रदर्शन करें, बहुत जगह प्रदर्शन करें। अच्छा, ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने गन्ने की MSP 25 रुपए बढ़ा दी है, तो खुश हैं? आपको लगता है सही? हाँ, FRP बढ़ा दी है। 450 रुपए की ये बात करते थे, 450 रुपए की ये बात करते थे। तो 450 रुपए ये बना के जिस दिन इनकी सरकार आई, और आज उस पे जो उसका महंगाई बढ़ी, उसके हिसाब से हमको पैसा दे देते। 4.5-25 रुपए कुछ होता है। तो आप कह रहे हैं कि 25 रुपए कम है, लेकिन आप मुझे कोई और राज्य बताइए जहां पर इतनी कीमत है। हमने ये कहा कि इसका मतलब ये झूठ बोलते थे क्या? जब ये विपक्ष में रहते थे तो जनता का बेवकूफ बना के वोट ली क्या इन्होंने?
जनता से वोट ली 450 रुपए के हिसाब से, और आप बढ़ाओगे नहीं पैसे, तो इसका मतलब जो लोग बोलते थे वे झूठ बोलते थे। टिकैत साहब, मेरे साथ राजकुमार चाहर हैं, अध्यक्ष हैं बीजेपी किसान मोर्चा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाह रहे हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। आप उनके सवाल उन्हीं से ही पूछना। ये आदमी तो ठीक है, गलत पार्टी में फंस गया, इसके सवालों के जवाब आप ही देना। अच्छा, ये आदमी आपको ठीक लग रहा है? ये कुछ मेरे किसानों को बदनाम कर रहे हो भैया मेरे, काहे को? राकेश भैया, आप अच्छे आदमी हो, महात्मा टिकैत साहब के बेटे हो, लेकिन गलत रास्ते पे मत जाओ, किसानों को बदनाम मत करो भाई मेरे। गलत पार्टी में फंस गए, किसानों को बदनाम कर रहे हो। अरे सीधी सीधी राजनीति कर लो भैया मेरे, राकेश भैया। अरे राम राम तो ले ले, मेरी राम राम तो ले लो भैया, आपने राम राम ही ना ली। नहीं देखो, मैंने आप ले ऐसा ली, करो, आप पंजाब में जरा जाओ, जिस दिन आप बड़े थे, जब भी वहाँ के किसानों पर, वहाँ के किसानों को कृषि विधेयकों में, सुनो राकेश भाई, हमारी बात सुन लो ना, कि आप पंजाब में वहाँ के ये 3 जो विधेयक हैं, इससे पहले कि जहाँ वो कानून लागू किए 2013 में, वहाँ ये प्रावधान दिया है कि किसानों को वहाँ सजा भी हो सकती है, किसानों को वहाँ बड़ा जुर्माना भी हो सकता है। तो इतने दिन से ये ध्यान में नहीं आई आपके बात? भाई आप तो जुझारू आदमी हो, तो अब तक तो आपको पंजाब में डट जाना चाहिए था। तो कर आए आप। मैं ये कह रहा कि वहाँ पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आए थे। देखो राकेश भाई, मैं पूरे देश की जनता देख रही है और सुन रही है, मेरे आपसे एक आग्रह है कि आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले 3 कृषि विधेयक जब लागू हुए और उसकी प्रस्तावना बनी, तो आप नरेंद्र सिंह तोमर साहब को आप तो धन्यवाद देके आए थे कि साहब टिकैत साहब यही चाहते थे कि स्वतंत्र हो हमारा किसान, तो अब विरोध में क्यों लग गए आप? जवाब सुन लेते हैं। अब आपने चार साहब सवाल पूछ लिया, अब टिकैत साहब से जवाब सुन लेते हैं। चार साहब आपने पूछ लिया, टिकैत साहब गलत जानकारी मत दो इनको, गलत जानकारी दी। टिकैत साहब बोलिए। गलत जानकारी नहीं, गलत जानकारी मत दो ना। मैं नरेंद्र सिंह तोमर के पास में गया, वो बीजेपी वालों के पास में एक हिंदुस्तान पेपर की एक क्लिप है, वही हमेशा उसको दिखाते हैं। उसमें ये था कि उसी दिन उन्होंने ये क्वेश्चन करा था जब ये कानून आए। हमने कहा कि कानून के हम पक्षधर नहीं, लेकिन हम भारत के प्रधानमंत्री का धन्यवाद दे देंगे अगर देश को हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दिया जाए। हम भी कह रहे हैं कि आज भी हम धन्यवाद दे देंगे जी, हमको भी डिजिटल इंडिया कैंपेन से जोड़ दो। ये क्लिप थी, इसको हिंदुस्तान के पेपर की एक कटिंग है, पूरे बीजेपी के लोग उसी कटिंग को लेकर घूम रहे। देश के प्रधानमंत्री बाहर विदेश में गए और उन्होंने कहा कि हमने पूरा देश को डिजिटल कर दिया। हम किसान तो डिजिटल हुए नहीं, हमको भी कर दो। मैं फिर चिट्ठी लिखूं कि देश के प्रधानमंत्री और वहां पे झूठ बोल का है, अमेरिका में झूठ बोला और उन्होंने अच्छा देखिए, आपने भी ग्रीन पटका डाला हुआ है, उन्होंने भी ग्रीन हरा रंग का पटका डाला हुआ है, तो क्या ये सुलह का ग्रीन सिग्नल है क्या? चार साहब आदमी ठीक है, अच्छा 5 साल इस पार्टी में रहेंगे, ये ठीक है। जब ये पार्टी छोड़ कर आएंगे तो अरे अगर ये आदमी ठीक है तो इन्हीं के थ्रू सरकार को मैसेज पहुंचा दीजिए। राकेश भाई, राजनीति करना बंद कर दो, किसानों के भले के काम में लग जाओ। ये राजनीति नहीं देती है। ऑन अ लाइटर नोट, आप ये औरों के द्वारा, कांग्रेस, वामपंथी दल, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा, वहां बंगाल में जाके ममता जी, इनके कहने से काहे को चल रहे हो आप? वो राजनीति कर रहे हो, उन्हें राजनीति करने दो। आपकी छवि ये नहीं है कि आप जो है जो बिचौलिए है उनके साथ मत खड़े हो भाई मेरे। नहीं, बिचौलियों के साथ राकेश भाई मत खड़े हो। आपको ठीक पद देखिए, आपको पद। अच्छा मुझे राकेश जी से एक सवाल पूछना है। एक सेकंड। नरेंद्र सिंह टिकैत जी और चौधरी चरण सिंह साहब ये चाहते थे कि हमारा किसान स्वतंत्र हो, उसका उपज का माल कहीं देश में बेचा जा सके, उसकी आय बढ़े। स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट हमने लागू कर दी। किसान रेल जी चार साहब मेरे पास समय नहीं है। चार साहब टिकैत साहब आप चार साहब झूठ मत बोल लो। अच्छा, बीजेपी वाली लाइन पे मत जाओ, आपकी छवि कुछ है, बीजेपी लाइन पे मत जाओ, झूठ मत बोल लो।
स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हुई, C2+50 वाला फार्मूला लागू नहीं हुआ, A2+ फिर लागू हुआ है। आप गलत जानकारी देश को मत दो। अच्छा राकेश जी, आलू का किसान बर्बाद है पूरा, जवार बाजरे का किसान बर्बाद है, मक्का का किसान बर्बाद है। आप जिस क्षेत्र से आते हो, आलू के किसान ने सबसे ज्यादा आत्महत्याएं करी है, आप उसके लिए कोई पॉलिसी बनाओ। जी राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इत्मीनान से बात करी, आपने हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार चाहर साहब, आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले रहा हूं।